इंटरनेट एक बड़ी चुनौती है। हाँ। हर विद्यार्थी के पास सुविधा हो, हर विद्यार्थी तक उसकी पहुंच हो, उस प्रश्न पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जी प्रोफेसर राठौड़, हम अभी तक बात कर रहे हैं छात्रों के नजरिए से, जी, लेकिन मेरी जो आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी पहुंच रही है। प्रोफेसर राठौड़, हेलो। अभी तक हम छात्रों के नजरिए से बातचीत कर रहे थे, लेकिन जो परीक्षा लेने वाले हैं, जो मूल्यांकन करने वाले हैं, मतलब कि क्या आने वाले वक्त में इस बात पे भी जोर होगा कि जो शिक्षक हैं वो कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए क्लास लेते हैं और उसमें जिस तरह के बदलाव हैं, क्या इन तैयारियों के बारे में, इन बदलावों के बारे में भी सोचा जा रहा है? क्योंकि मैं निजी तौर पे जानता हूं कि कई निजी ऐसे संस्थान हैं जो एजुकेटर्स, ऑनलाइन एजुकेटर्स अब तैयार करने लगे। देखिए, इसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय के पास एक एकेडमिक काउंसिल, एक बहुत बड़ी विद्वानों की समिति होती है। और मैं अपने ही विश्वविद्यालय की बात करूं तो हम लोगों के यहाँ एकेडमिक काउंसिल में एक लंबी बहस करके पूरा का पूरा प्रारूप तैयार किया है और उसके ऊपर एक सहमति बनी है कि किस तरीके से ये परीक्षाएं संपादित की जाए। जैसे कि अभी प्रोफेसर सिंह बोल रहे थे कि उन्होंने एक नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर तैयार किए, वो भी एक तरीका है। हमारे विश्वविद्यालय में भी हम लोग कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो ये सही है कि जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के बीच में जब तक हम पूरी चर्चा करके और उन शिक्षकों को भी कम से कम उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा कि आखिरकार करना क्या है और उसको कैसे संपादित करना है, तो ये बातें प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर तय कर सकते हैं और उसको तय करने के लिए हर विश्वविद्यालय, मैं समझता हूं कि पूर्ण रूपेण सक्षम है। दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालयों के पास अपने संसाधन हैं, उनकी अपनी अलग अलग परिस्थितियां और स्थितियां। ऐसे भी विश्वविद्यालय जो बिल्कुल ऑन कैंपस हैं, ऐसे विश्वविद्यालय जिनके कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, ऐसे विश्वविद्यालय उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जिनके एफिलिएटेड कॉलेज बहुत ज्यादा रूरल एरियाज में फैले हुए हैं, और ऐसे विषयों का बहुत बड़ा विस्तार। तो इस सारे की सारी विविधता को देखते हुए ये तो विश्वविद्यालयों को ही देखना पड़ेगा कि किस विषय का किस तरीके से वो परीक्षा संपादित कर सकते हैं। विज्ञान के विषयों में जहां तक लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स का प्रश्न है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। वो सभी के सामने चुनौती है और हर विश्वविद्यालय के सामने चुनौती है, क्योंकि उसके लिए वर्चुअल लैब्स की जरूरत है जी, अगर ऑनलाइन कराना है। और आज की स्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि भारतवर्ष नहीं, क्या पूरी दुनिया में कोई एक भी देश ऐसा होगा जिसके पास सारे प्रैक्टिकल्स कराने के लिए वर्चुअल लैब। एक वर्चुअल प्रैक्टिकल, एक लैब प्रैक्टिकल को वर्चुअली करने के लिए एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स की टीम चाहिएगी और 6 महीने का 8 महीने का टाइम लगता है एक वर्चुअल लैब तैयार करने। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उसको हम कैसे करें। तो अलग अलग विश्वविद्यालय इसके ऊपर विकल्प के रूप में बच्चों से और दूसरे तरीके के कार्य करा सकते हैं, जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। बिल्कुल। फिर मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैं तो शिक्षा शास्त्र प्रोफेसर हूँ। हमारे यहाँ जब पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं तो पाठ्यक्रम में एक संप्रत्यय आता है माइनस करिकुलम। माइनस करिकुलम का मतलब ये होता है कि हम विद्यार्थी का जो मूल्यांकन करेंगे, वो मूल्यांकन हम उतने में ही करेंगे जितना हमने उसको पढ़ाया या सिखाया है। जो चीज हमने उसको पढ़ाई नहीं, जो हमने उसको सिखाया नहीं, उसमें तो हम मूल्यांकन करेंगे नहीं। जैसे कि अभी कुछ बोर्डों ने और कुछ ने कहा कि हम आने वाले समय के लिए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती कर रहे हैं, 20% की कटौती कर रहे हैं। तो ये जो कटौती कर रहे हैं, ये क्या माइनस करिकुलम कर रहे हैं, करिकुलम को माइनस कर रहे हैं। तो हमने भी विश्वविद्यालयों में अगर प्रैक्टिकल नहीं कराए तो निश्चित रूप से वो माइनस रहेगा उसके जीवन में। बच्चा वो बात को नहीं सीखा है, तो उसको सीखने के लिए ठीक है आज हम परीक्षा कर ले रहे हैं, उसको प्रमोशन दे दे रहे हैं ताकि वो अगली कक्षाओं में एडमिशन ले सके। और जॉब मार्केट पे जाना है तो जॉब मार्केट पे जी, जब वो दोबारा एडमिशन के लिए आएगा या बाद में भी उन प्रैक्टिकल्स को आते करेगा विश्वविद्यालय के लेवल। तो इसका मतलब है प्रोफेसर राठौड़ की निश्चित तौर पर जो पाठ्यक्रम का स्वरूप है उसमें भी इसके हिसाब से बदलाव करने होंगे और उसको लेकर भी काम हो रहा है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अगर ऑनलाइन टीचिंग करनी है तो ऑनलाइन टीचिंग के दृष्टिकोण से भी इस पे विचार करना होगा और हम लोगों ने इस पे विचार विमर्श किया है।
ठीक है प्रोफेसर दुबे, ये हमें समझाएं कि जिस तरह की बातें अभी तक पहुंची हैं, अभी तक हम जहां तक पहुंचे हैं, एक बात साफ है कि इसमें कुछ अलग संसाधनों का इस्तेमाल होगा। वैचारिक संसाधनों की बात प्रोफेसर राठौर ने की, किस तरह से पाठ्यक्रम और किस तरह से विचार विमर्श का सिलसिला है, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें ICT, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की जो संसाधन है उसका एक इस्तेमाल है। और जब इसकी बात हम करते हैं तो संसाधनों यानी विश्वविद्यालय के स्तर पे, UGC के स्तर पे, मंत्रालय के स्तर पे एक अलग और संसाधनों की जरूरत होगी। इसको लेकर क्या परिदृश्य आप देख रहे हैं, क्योंकि संसाधनों को लेकर हमेशा एक बात लगातार बहस के केंद्र में रहती है। देखिए, इसमें धीरे धीरे विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन देने के क्रम में। आपको बता दूं कि सन 2019-20 में देश में 7 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको मान्यता मिली है UGC की तरफ से कि वो फुल्ली ऑनलाइन कोर्सेज करा रहे हैं और ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन करके ऑनलाइन डिग्री देंगे। और जो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना की जो घोषणा हुई है, उसमें इस तरह का प्रबंध है कि देश के हमारे NIRF के अंतर्गत जो 100 रैंकिंग वाले जो पूरे विश्वविद्यालय हैं 1 to 100, उनमें फुल ऑनलाइन कोर्सेज कराने की भी सुविधा रहेगी कि वो ऑनलाइन कोर्सेज करा पाएंगे। और ऑनलाइन कोर्सेज में कहीं से गुणवत्ता में जो अभी भी हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो स्वयं के पोर्टल पे हों, EPG पाठशाला पे हों, चाहे DTH चैनल से हों, जहां भी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी गुणवत्ता में कहीं कमी नहीं है। ठीक है, आवश्यकता है हमको ICT अपने रिसोर्सेज को मजबूत करने के लिए, और बहुत सारे विश्वविद्यालय इसमें आ रहे हैं मजबूती के साथ, जिनका कि अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और वो उसको कराने में सक्षम है। तो आगे आने वाले दिनों में ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ रुझान बढ़ेगा और हम सबको बढ़ना पड़ेगा जिस प्रकार डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना है। प्रोफेसर सिंह, एक बात बताएं, अब एक बहुत रोचक बिंदु पे हम पहुंचे हैं। एक तो ये कि जैसा हमने देखा था कुछ सालों तक या अभी तक ये फिनोमेना एक हमने देखा है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन से बच्चे पढ़कर आते हैं और जो बिल्कुल डायरेक्ट एजुकेशन क्लासों में शिक्षा लेकर आते हैं, उनको उनकी एम्प्लॉयबिलिटी या जो वो मार्केट में आते हैं या आगे के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता काम करती है कि ये डिस्टेंस एजुकेशन से आया है। लेकिन अब उसमें एक नया आयाम जुड़ रहा है, वो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो शिक्षा हो रही है। जिस तरह से प्रोफेसर दुबे बता रहे हैं कि गुणवत्ता में कोई कमी नहीं, लेकिन क्या मानसिकता में एक बदलाव की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साथ साथ दोनों पद्धतियां जरूर चलेंगी, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आप सुन पा रहे हैं प्रोफेसर? प्रोफेसर सिंह, आप हम सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? यही सवाल मैं प्रोफेसर राठौड़ के पास ले जाता हूं। सवाल पे मैं बोलना चाहूंगा। जी बोले। देखिए, ये तो शोध से स्थापित है कि डिस्टेंस मोड से पढ़ने वालों में और फॉर्मल सिस्टम से पढ़ने वालों में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से कभी भी सार्थक अंतर किसी शोध में पाया नहीं गया। दे आर एज कॉम्पिटेंट एज स्टूडेंट्स ऑफ द फॉर्मल फेस टू फेस। इसीलिए मैं मानसिकता की बात कर रहा था बस। हाँ, जहां तक मानसिकता का सवाल है, ये एक आम धारणा नहीं है अब, ठीक इसी जमाने में अब बदल चुकी है। महत्वपूर्ण, जब जॉब मार्केट में जाते हैं तो जॉब मार्केट में जो जॉब एम्प्लॉयर्स हैं वो भी देखते हैं कि ये डिस्टेंस एजुकेशन से जो बच्चा आया है वो ज्यादा प्रेरित है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है और उसने निश्चित रूप से अपने स्तर पर ज्यादा ढंग से चीजों को इंडिपेंडेंटली करने की कोशिश की है। और ऐसा नहीं है कि जॉब मार्केट में उनके साथ कोई भेदभाव किया जाता है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ और शोध हुआ है इसके ऊपर, पूरे विश्व में शोध हुआ है और शोध ने स्थापित किया है कि दे आर इक्वली एक्सेप्टेड इन द मार्केट। तो वो कहीं दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा क्यों मिलना चाहिए। देखिए, भारतवर्ष एक इतना विशाल देश, इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी है और विद्यालय शिक्षा का प्रसार जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से उच्च शिक्षा का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। और उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार का जो एक तरीका हम आज तक जानते हैं वो ये जानते हैं कि विश्वविद्यालय बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए, जो बहुत एक्सपेंसिव है। अब अगर उतनी ही प्रभावशाली शिक्षा कम में हो जाए तो उसका एक विकल्प के रूप में ऑनलाइन एजुकेशन पूरे विश्व में पॉपुलर होती चली जा रही है। और भारत जैसे विशाल देश के लिए मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छा
सस्ता विकल्प होगा। दूसरी जो बात है जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है ऑनलाइन एजुकेशन की, उसका जो दूसरा कारण है, तो दूसरा कारण ये है कि हमारे देश में आज भी कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सतत शिक्षा जो है व्यवसायियों की, प्रोफेशनल्स की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की और प्रोफेशनल्स की, उसका कोई बहुत सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं। इसको एक उदाहरण देकर मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने 1970 में मान लीजिए एमबीबीएस किया और प्रैक्टिस कर रहा है। अब उसके बाद जो ज्ञान का विस्तार हुआ, उसके पास कोई विकल्प नहीं है उस प्रैक्टिस में गांव में रहकर वो सीख सके। अगर ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन और एमडी लेवल के और एमएस लेवल के कोर्सेज तो वो अपने स्किल्स को, अपने कौशलों को बढ़ा सकता है ऑनलाइन। ठीक है। तो आने वाले दिनों में ऑनलाइन एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो बहुत आवश्यक है इंडस्ट्री में, वर्ल्ड में compete करने के लिए, क्योंकि आपको हमेशा अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होता है, एक बहुत मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा होगा इस देश में। अगर इस देश को जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और इकोनॉमिक फ्रंट पर, रिसर्च के फ्रंट पर, शिक्षा के फ्रंट पर विश्व के समकक्ष खड़ा होना है, तो ऑनलाइन एजुकेशन तो हमें अपनाना ही होगा। बिल्कुल। समय हमारा खत्म हो रहा है। मैं एक सवाल प्रोफेसर सिंह अगर आपसे जानना चाहूँ, उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें शोध एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस लिहाज से आपको लगता है कि क्या बदलाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर क्या विचार विमर्श जो है एकेडमिक स्तर पे चल रही है? मेरा ये मानना है कि जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए और वो उसका डिसेमिनेशन जो है वो आम विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए। तो रिसर्च के क्षेत्र में यूजीसी के द्वारा, आईसीएसआर के द्वारा, अनुसंस्थाओं के द्वारा बहुत सारा प्रयास किया गया है, जिसको और फोकस तरीके से बढ़ाने की आवश्यकता है। और मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं, जब तक उनको रिसर्च के लिए एम्पावर नहीं किया जाएगा, जब तक उनको फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, जिसमें बहुत सारा काम पिछले वर्षों में हुआ है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उचित दिशा में प्रयास चल रहा है और अच्छे परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेंगे रिसर्च के क्षेत्र में भी। प्रोफेसर दुबे, आखिरी सवाल आपसे कि उच्च शिक्षा के स्वरूप को मोटे तौर पे इस कोविड काल में और इसके बाद कितना बदलता हुआ आप देख रहे हैं इन परिस्थितियों में? ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ा है और ऑफलाइन एजुकेशन से हटकर के ऑनलाइन की तरफ। तो हम आगे आने वाले दिनों में एक निश्चित रूप से ब्लेंडेड मोड में जाना पड़ेगा हमें, जहां की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। अभी तो हमारे पास यूजीसी की तरफ से 20% क्रेडिट ट्रांसफर की व्यवस्था है, 20% ऑनलाइन एजुकेशन की, मगर आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि उसमें भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हम ज्यादा से ज्यादा जाएं और हमको मानसिक रूप से भी तैयार रहना पड़ेगा, छात्रों को, अध्यापकों को, अभिभावकों को, सबको इसके लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास वक्त आज इतना है इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर HCS राठौर, कुलपति दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रामशंकर दुबे, कुलपति गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, और प्रोफेसर प्रकाश सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर आने वाला वक्त एक ब्लेंडेड, जिस तरह से प्रोफेसर दुबे ने कहा, एक मिला जुला दौर होगा, जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन जो परंपरागत शिक्षा वो भी चलती रहेगी। तो एक बेहतर मौके के तौर पर इसे देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। Good evening, I'm Shubhendu Ghosh. Welcome to this special presentation. In the next half an hour or so, we'll connect with our reporters to track all the big developments of the day. We will take stock of the flood situation in Bihar and Assam. Also, what is the latest in the political developments in Rajasthan? Let's begin with Defence Minister Rajnath Singh's visit to Jammu and Kashmir and Ladakh. Raksha Mantri Rajnath Singh reached Leh this morning on a two-day visit to the forward areas of Jammu and Kashmir and Ladakh. He visited the forward post in eastern Ladakh region today. He was briefed by senior Air Force officials about preparedness and the aircraft's disposal.
Raksha Mantri witnessed a demonstration of coordination between Indian Army and Air Force at Thikse Rambirpur in Leh. Defence Minister, along with Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, Chief of Army Staff M.M. Naravne and Northern Command Lieutenant General Y.K. Joshi, along with senior army officers of Fire and Fury, were present at the demonstration. Later addressing troops at Lukung, a forward post, Raksha Mantri said talks are underway to resolve the border dispute. He said if solution can be found by talks, there is nothing better. He assured the soldiers that no one can take our land by any power in the world. This is Rajnath Singh's first visit to Ladakh after the standoff between India and China in the region. तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए, लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। And my colleague Ramesh is joining us from Leh with more updates on Defence Minister's visit. Ramesh, now give us the overview first of the preparedness as witnessed by the Defence Minister at the LSE. Yeah, Shubhendu, today morning after his visit was rescheduled for today, he reached at Leh airport and he immediately took off to Ranbirpur in Thikse, the nearby village, where he had witnessed the demonstration of coordination between Air Force and Army. This is one biggest exercise which is recently witnessed in Ladakh region, and these two, All India Indian Air Force and Indian Army, both have participated in the demonstration, where they have demonstrated all their performance and coordination, how they support each other from ground and from the air. This is one part of the visit. And the second part is even more important. While talks were going on, especially the stress is on Finger 4 of Phangan So, where Defence Minister himself had reached and interacted with the troops and had seen the ground situation at Phangan So, at Finger 4, whether the PLA is retreating and what is the situation, what is the ground reality there, everything had ground zero. This is an important visit and he, while addressing the armed troops here, he made it with peace, and we are continuing the diplomatic and Ramesh, army if you could also channels also. Right. Ramesh, if you could also give us some update on the specifically Galwan Valley, the situation there, the de-escalation that was witnessed earlier, and what progress has been made in the talks. Defence Minister also said it would be the best option if talks could be the way forward between India and China. Yeah. Galwan and Gogra and Hot Springs, these are the three frictional points. Friction is happening, and now after 30th meeting between Corps commanders of China and Indian Corps commanders, the retreat has started and they are moving back to their positions. And after that, on 5th of this month, NSA Ajit Doval and Chinese Foreign Minister had a talk again, and they have categorically mentioned that there should be a buffer zone of 2 kilometers where you or me will not be entering in, so that the close contact of two biggest armies can be avoided. This is one important decision that was taken on 5th, and now after 30th meeting, these 3 points are comparatively are at tension free now. But the thing is now at Phangan So, Finger 4 and Depsang plains, these are the contentional points now, and on these
these two areas, day before yesterday, corps commanders of China and the Indian armies have had a long discussion of 15 hours or even more. Right. And after that, Rajnath Singh has come here to Ladakh region to visit and see at the ground situation. There, Ramesh. Thanks very much for getting us all those updates from Leh. Moving on, some weather and flood-related news now. The flood situation in many districts of Bihar remains grim. Gandak, Burhi, Gandak, Bagmati, Adwara, Kamlabalan, Kosi, Mananda and Paraman rivers are flowing above the danger mark. Floods have worsened due to the rising water levels of Kosi and Bagmati rivers in the low-lying areas of Kagadia district. In western Champaran's Bagha, due to the overflowing Masan river, half a dozen villages are under threat of being affected. More than 2 lakh people have already been affected due to the floods. Rescue operation is in full swing. It is the forces have evacuated more than 3,000 people so far. On the other hand, Met Department has predicted light rain in the catchment areas of all the rivers of Bihar. From Bihar to Assam, the flood situation has deteriorated in many parts of Assam as the number of affected people has risen to around 35 lakhs. Over 3,000 villages across 28 districts are still reeling underwater. With 5 more deaths reported on Thursday, flood-induced fatalities in the state reached 76. Around 5 more deaths were reported today as well. Add to this deaths due to landslide, the number totals at 97. As the situation stands, Dhubri district is the worst hit district, followed by Barpeta, Golpara, Morigaon, with about 4 lakh people affected in each of the districts. Meanwhile, rescue operation teams of NDRF and SDRF are continuing their operations and have shifted over 2,700 marooned people to safer places. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal visited and interacted with inhabitants of flood relief camps in Nagaon district. He also visited Kaziranga National Park to take stock of the flood situation. This is a third wave of flood. In this situation, the people of Assam in the 28 district, they have to suffer and they have lost their cultivable land, their household properties, and also more than 80 lives in both flood, erosion and landsliding. So this is the situation in the state of Assam. But though we are to fight simultaneously against COVID-19 as well as flood and erosion. With Kaziranga National Park getting flooded, Assam Forest Department along with National Tiger Conservation Authority of Government of India have been successfully rescuing wildlife every day since the floods have hit the park. Forest officials with assistance from civil administration are providing veterinary services to the affected animals. Creation of highlands has largely benefited the rescue work. A flood management plan has also been put in place to safeguard the animals. Meanwhile, Union Minister said in a quote, happy to note that so far we have been able to rescue 121 animals in Kaziranga. Union Minister Prakash Javadekar said. He said creation of highlands was a key initiative undertaken by Narendra Modi government in the last 5 years. This year also we are creating more to save the precious wildlife. So more update from flood-hit Assam. My colleague Kamal is joining us from Guwahati. Kamal, give us the overview of the prevailing flood situation in the state and what is the weather like at the moment? Yes, Subhendu, as far as weather is concerned, so far it's looking good, but still apprehension is still there because already Met Department has issued warning that heavy to heavy rainfall may take place in the next 72 hours at the catchment areas across the state. Not only Assam, Meghalaya in Arunachal Pradesh also the same heavy to heavy rainfall may take place. But as far as the number of flood affected people is concerned, yes, as per the latest report issued by SDMA, we have seen a slight improvement in the overall scenario, but still more than 35 lakh people are still affected, and mainly in the lower Assam side. If we talk about
Dhubri district remains as the worst district, where flood-affected people has risen to about 9 lakh. And if we talk about Gwalpara, Borpeta, all these districts are in Lower Assam was affected so far. So situation is still grim, and rescue and relief operations are also are there with full strength. But let me inform you one thing, that Dalai Lama, 14th Dalai Lama has today expressed his concern and solidarity with the people of Assam, mainly the flood-affected people, which is really expected to boost up the morale of this affected people to a certain extent. And it's a good thing for us, people like him, if expresses solidarity. It's really a great thing for the people of Assam. But as far as the flood situation is concerned, it's still grim. Also, Kamal, we know that such natural disasters do not distinguish between humans and animals. We had an update from Kaziranga as well. Help us understand the measures taken by the government, creation of highlands. How transformative have they been in protecting the wildlife amidst this natural disaster to some extent? Definitely, Subhendu, as we have seen already in our bulletin itself, that how Chief Minister, Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal himself is leading the whole rescue and search operations. And as far as human is concerned, animals are concerned, he is leading from the forefront. This is a great thing, and we have seen that already. Mainly in Kaziranga National Park, if we talk about Pobitora Wildlife Sanctuary, if we talk about other Manas National Park, everywhere, wherever flood has affected, the rescue and search operations are going on in full swing. Already more than 127 animals have been rescued, but unfortunately in Kaziranga National Park, 86 animals have died. But it was helpless, because if more than 95% area got submerged, then definitely some losses we have to bear. But as far as possible, Assam state government is trying to rescue animals and try to evacuate the camps. And to a great extent, Assam have been successful in this regard. Kamal, thanks very much for joining us with those inputs from flood-hit Assam. Thanks. Moving on, we now take a look at the COVID-19 update from across the country. A total of 6.35 lakh people have recovered from COVID-19. According to Ministry of Health and Family Welfare, a total of 6,35,756 people infected with coronavirus have recovered across the country so far. With this, the recovery rate in India has reached 63.33%. Presently, the total number of active cases in the country stands at 3,42,437. Meanwhile, Indian Council of Medical Research (ICMR) has said that a total of 3,33,228 tests of coronavirus samples were conducted by various labs in the past 24 hours. Now, this is the highest number of tests conducted by the labs in a day since the outbreak of COVID-19 in the country. So far, 1,30,72,718 tests have been conducted so far. And according to Health and Family Welfare Ministry, continuous decline has been recorded in the daily growth rate of COVID-19 cases from 31.28% in the beginning of April to 3.49% mid-July. And the rising recovery rate from 52% in mid-June to more than 63% in mid-July is aiding the continuous decline of COVID-19 active cases. And my colleague Taposh, that's the data that we were talking about, declining daily growth rate of the new cases significantly from what it was recorded earlier in March this year to in July, which stands at some 3.49%. My colleague Taposh is joining us now with more update. Taposh, let us first understand the implication of high rate of testing that ICMR is talking about. How crucial is that going forward? Absolutely, you're bang on there, Shubhendu, that the way the testing has increased, in fact, the way number of recovered cases has increased, and right now it stands at 63.33%. So in that sense, a lot they have to give credit to the ministry and the government to make sure that this pandemic is still in check. Few things that one needs to keep in mind, especially the low mortality rate, the rising rising rate of recovery, the increase in testing, and a boost to the investment in health infrastructure has in fact emerged as a silver lining in the last few months. While the coronavirus caseload has increased,
but the bulk of the, have to keep in mind the bulk of the infection are actually restricted to, few states. So in that sense, containment measures like house-to-house surveys, perimeter control activities, contact tracing, and surveillance of the containment zones, along with aggressive testing and timely diagnosis of a patient, have actually been the cornerstone of the fight against this COVID-19 by the government. So in that sense, you have to give it to the government that they have managed to rein in, even though the cases have gone up, but the recovery rate has also gone up tremendously. And that's one of the reasons why you can see that only less than 2% of the overall patient are actually admitted in ICUs. And they've been making sure that the cases can be traced back. The containment strategy has been upped, and also the testing facility, testing rate has also boosted up big time in this fight. Shumendu. Right. There, Taposh, thanks very much for giving us that update on COVID outbreak in the country. And some news from Rajasthan. Hearing on the dissident Congress MLA's petition adjourned in Rajasthan High Court. Next hearing is on Monday. High Court slated to hear a petition filed by Sachin Pilot and 18 other Congress MLAs against disqualification notices issued to them. Speaker's action on notices sent to dissident Congress MLAs is also deferred till Tuesday evening. Earlier, Pilot and others had approached Rajasthan High Court over disqualification notice, seeking the quashing, setting aside of the show cause notice issued to them on July 14 by the Speaker of Rajasthan Legislative Assembly. MLAs were asked to be present before the Assembly Speaker by Friday. This was earlier. And my colleague Vishal, who's been tracking the developments in Rajasthan, is joining us now. Vishal, a relief of sorts for Sachin Pilot, shall we say, till Tuesday at least next week, now that the Speaker's action cannot be implemented on him, till then at least. Absolutely. Very good evening to you, Shubhendu. But we need to understand why is it so important, both for Ashok Gehlot and also for Sachin Pilot, because if the disqualification is announced by the Speaker before the floor test, then the majority figure comes down, and that's a big relief for Ashok Gehlot government. Then his government is not in minority. But if it is not there, and these dissidents, they get a reprieve from the Rajasthan High Court and they go for the floor test and they vote against the Ashok Gehlot government, then there definitely is going to be a huge problem for Ashok Gehlot. Now the circle is coming, I would say it's a full circle coming back to Rajasthan. Remember in 1996-97, the man in question, Bhawarlal Sharma, who's the 7-time lawmaker from Sardar Shahar in Churu district, which is adjoining Haryana. He played a key role in engineering a coup against the Bhairo Singh Shekhawat government, and he was almost successful at the time when Rangji Meena alerted Bhairo Singh Shekhawat, who had gone to Ohio in US along with his son-in-law for a heart surgery, and even the doctors advised him not to go back. He returned, and ultimately that did not happen. Now this is the same Bhawarlal Sharma who's now against the Congress party. So definitely it's a big lesson for the Congress party as well. But as you know, that Rajasthan High Court would be hearing the case on Monday, and till Tuesday the Speaker cannot take any action. So definitely it's a big reprieve for Sachin Pilot and his 18 MLAs that have been supporting him, and that also includes the former Speaker, Mr. Shekhawat, and also the Tourism Minister, Vishwendra Singh, who have now been suspended from the party, along with Bhawarlal Sharma, who is also the Congress MLA from Sardar Shahar in Chur district. Shubhendu? Right, Vishal, any cracks or crisis in a government is a moment of opportunity for the opposition. How's the BJP observing the whole situation in Rajasthan, especially in the state? Absolutely. Your opponent's loss is your gain, Shubhendu. It's it's quite clear, and there is everything is permitted in politics. Everything is fair in love and war, and politics is also a kind of tactical war. Now, let me tell you that if you read the statements of Chief Minister Ashok Gehlot, it says a lot. He says that for a year and a half, I have not been talking to the Deputy Chief Minister Sachin Pilot. Now, that speaks volumes. Because if the Chief Minister is not talking to his deputy for 1.5 years, now that definitely gives an opportunity for the opposition
to try and gain some mileage and make some inroads in the opposition camp. And when you have a government that is already surviving on the outside support of independent MLAs, because remember, Congress, Ashok Gehlot government did not get the required mark of 101 on its own, and he had to garner support from the BSP MLAs who defected to Congress party. So definitely Congress were living on the edge, and now when the Chief Minister says that he was not in talking terms with the Deputy Chief Minister, definitely it has given a lot of fuel to the BJP, and now the BJP spokesperson and BJP leaders, they are attacking the Congress party that all is not well in your house, and how can you accuse us of horse trading when all is not well within the Congress party? All is not well within the Congress party, and specifically, Vishal, if you were to talk about the kind of treatment that is meted out to young, successful, energetic leaders in the Congress party should be a matter for the party as a whole. They've already lost a big young leader in Madhya Pradesh, and Rajasthan looks no different. Well, absolutely, you are right, because